नमस्कार साथियों, उपनिषद श्री में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे, पढ़ लिख रहे होंगे। आज हम बात करेंगे नेट जेआरएफ चैलेंज के दूसरे प्रश्न पत्र के उत्तरों पर। हम सीधा आते हैं उसके उत्तरों पर। पहला प्रश्न था, कृच्छ शब्द का क्या अर्थ है? कछुआ, कठिन, गुच्छा, हीन। कृच्छ शब्द का अर्थ कठिन होता है, कष्ट साध्य होता है। जिस काम को करने में बहुत श्रम, बहुत मेहनत की जरूरत होती है, उसको हम कृच्छ कहते हैं। अगला प्रश्न था, विवक्षा शब्द का क्या अर्थ है? विवक्षा शब्द का अर्थ होता है निहितार्थ। जब हम कोई वाक्य बोलते हैं, जब हम कोई बात बोलते हैं, तो हम एक सामान्य वाक्य बोलते हैं, लेकिन उसके पीछे उसके कुछ निहितार्थ भी होते हैं, यानी उससे कुछ और भी अर्थ निकल रहे होते हैं। छोटा सा उदाहरण देखें, अगर कोई एक शिक्षक बोलता है कि सभी बच्चे अंदर आ जाइए, तो वह केवल बच्चे के लिए नहीं बोलता है, बल्कि बच्चियों के लिए भी बोलता है। उसमें स्वतः ही बच्चियों का अर्थ समाहित रहा होता है, उसमें समाहित होता है। तो इस तरह जब हम कोई एक बात बोलते हैं और उसके साथ दूसरी कोई बात भी उसमें स्वतः रूप से जुड़ी होती है, तो उसको विवक्षा कहा जाता है। तीसरा प्रश्न था, ज्ञान कोश किसकी रचना है? ज्ञान कोश नाम याद आते ही हमको दोहा कोश याद आने लगता है, जो कि सरहप्पा और राहुल सांकृत्यायन की एक रचना थी। दोहा कोश सरहप्पा को ही संपादित किया था वापस दोबारा राहुल सांकृत्यायन जी ने। इसका सही उत्तर है रामचंद्र प्रसाद त्रिपाठी। यह छायावाद की एक रचना है, छायावाद युगीन रचना है। यही वह समय है जब हमारे साहित्यकारों का ध्यान कविता, कहानी, नाटक, उपन्यासों यानी सृजनात्मक साहित्य से आगे ज्ञान के नए नए आयामों की ओर गया था। इसी काल में यानी छायावादी युग में ही बाबू श्याम सुंदर दास, बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र वर्मा आदि के संपादकत्व में हिंदी का महत्वपूर्ण शब्दकोश यानी हिंदी शब्द सागर 10 खंडों में नागरी प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित हुआ था। इसी की भूमिका शुक्ल जी ने लिखी थी, जो आगे चल करके हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से सबसे प्रसिद्ध और सबसे प्रामाणिक ग्रंथ साबित हुआ। इसके अतिरिक्त राम नरेश त्रिपाठी कृत हिंदी शब्द कल्पद्रुम 1925 में, मुकुंदलाल श्रीवास्तव ने हिंदी शब्द संग्रह 1930 में, रामचंद्र प्रसाद त्रिपाठी द्वारा संपादित ज्ञान कोश जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, रमाशंकर शुक्ल रसाल का भाषा शब्दकोश, रामनरेश त्रिपाठी का हिंदुस्तानी कोश 1931 में, हरगोविंद दास सेठ का पाई शब्द महानवो 1926 में आदि प्रमुख है। ये सभी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, हमको इनका भी ध्यान रखने की जरूरत है। अगला प्रश्न था, साहित्य निबंध किसका है? यह आचार्य शुक्ल का निबंध है, जो सरस्वती पत्रिका में सन 1914 में प्रकाशित हुआ था। शुक्ल जी के इसके अतिरिक्त हिंदी साहित्य के इतिहास, रश्मिमांसा, चिंतामणि निबंध संग्रह और कविता क्या है, काव्य में रहस्यवाद जैसे अनेक महत्वपूर्ण काव्य शास्त्रीय और साहित्यिक निबंध आप लोग जानते ही होंगे। और हजारी प्रसाद द्विवेदी के अशोक के फूल, विचार और वितर्क, कल्पलता, विचार प्रवाह, कुटज और आलोक पर्व आदि निबंध है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने साहित्य की महत्ता, कवि और कविता, नायिका भेद, नाट्यशास्त्र आदि निबंध समय समय पर सरस्वती पत्रिका में लिखे थे। और उसके बाद में रसज्ञ रंजन और साहित्य सीकर जैसे निबंध संग्रहों में उनके निबंध प्रकाशित हुए थे। कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता एक बहुत उत्कृष्ट और भावात्मक निबंध सामने आता है। कहा जाता है कि जिसके आधार पर ही आगे चल करके साकेत की रचना की थी, इसी निबंध से प्रेरित होकर के। डॉक्टर नगेंद्र के विचार और विवेचन, विचार और अनुभूति, आस्था के चरण, विचार और विश्लेषण जैसे आदि निबंध डॉक्टर नगेंद्र के मिलते हैं। अगला प्रश्न, भाषा ऐसी अनगढ़ और लद्दड़ होती थी कि मूल चाहे समझ में आ जाए, पर
टीका की उलझन से निकलना कठिन समझिए, यह किस भाषा के लिए कहा गया था? यह दरअसल आचार्य शुक्ल ने ब्रज भाषा गद्य के लिए कहा था, यानी सी। ब्रज भाषा गद्य का जब निर्माण हो रहा था, काव्य से गद्य की ओर वह अग्रसर हो रहा था, तो उस गद्य में भी ऐसी काव्यात्मकता थी कि उस लय से बाहर निकलना मुश्किल होता था। अनेक टीकाओं का उदाहरण देते हुए शुक्ल जी ने अपने इतिहास में समझाया है कि मूल भले आप समझ लें, जिस चीज की टीका की जा रही है, जिस कविता के बारे में व्याख्या की जा रही है, तो उनका कहना था कि एक बार को वह कविता भले आप समझ लें, लेकिन जो उसकी व्याख्या की गई है ब्रजभाषा गद्य में, उस व्याख्या को समझना बहुत मुश्किल काम साबित हो जाता था। यह ब्रजभाषा गद्य के लिए शुक्ल जी ने लिखा था। मुंतख बुत्त वारीख किससे संबंधित है? यह मुंशी सदा सुख लाल जी से संबंधित है। एक तरीके से जीवनी टाइप है उनकी। इसमें उन्होंने अपने जीवन के बारे में लिखा है। हिंदी दीप्ति प्रकाश के संपादक कार्तिक प्रसाद खत्री जी थे। यह हरिश्चंद्र जी के, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के जीवन में निकलने वाली प्रमुख पत्रिकाओं में से एक थी। आदिकाल को भारतीय विचारों के मंथन का काल किसने कहा है? यह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा दिया गया वक्तव्य। हिंदी साहित्य का आदिकाल नामक उनकी एक छोटी सी पुस्तक है, जिसमें उन्होंने व्याख्यान देते समय, और व्याख्यानों का संकलन है, वह पूरे आदिकाल के ऊपर है। और अब तक आदिकाल के ऊपर कितना शोध हुआ है, कितनी नई नई सामग्री आई है, अपने समय तक में जितना उन्होंने देखा जाना था उसके बारे में उन्होंने 5 व्याख्यान दिए थे। और उन 5 व्याख्यानों का बहुत अच्छा संकलन है, जरूर पढ़नी चाहिए आप लोगों को, हिंदी साहित्य का आदिकाल। अगला प्रश्न, भाव न होई अभाव न होई ऐस समोहे को पतियाए, ये लुहिपा की लाइनें हैं, यानी सी। जे महुदिणा दिहणा दइये पौसंतेड़, ताड़ गणंती अंगुलियों जज्जरियां नहेड़, ये हेमचंद्र जी की लाइनें हैं। सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन नाम का उन्होंने ग्रंथ लिखा था, जिसमें संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश का समावेश करते हुए यह ग्रंथ उन्होंने लिखा था। उसकी ये पंक्तियां हैं हेमचंद्र जी की। आचार्य शुक्ल ने किसके लिए कहा है कि उनका अपभ्रंश प्रायः देश भाषा कुछ अधिक लिए हुए है और उसमें तत्सम संस्कृत शब्दों का वैसा बहिष्कार नहीं है। यह बड़ी प्रसिद्ध लाइनें हैं और इसके बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है कि यह विद्यापति जी के बारे में उन्होंने कहा था। विद्यापति जी की कीर्तिलता, कीर्ति पताका जैसे ग्रंथ से आप परिचित होंगे ही, और उनके अपभ्रंश मूलक काव्यों के बारे में उन्होंने यह लाइनें कही थी, आचार्य शुक्ल ने विद्यापति जी के बारे में। आचार्य शुक्ल ने वीर गीत के रूप में उपलब्ध सबसे पुरानी पुस्तक किसे माना है? उन्होंने बीसल देव रासो को सबसे पुरानी पुस्तक माना है। वह लिखते हैं स्पष्ट कि वीर गीत के रूप में उपलब्ध सबसे पुरानी पुस्तक बीसल देव रासो मिलती है। हिंदी नाट्य विमर्श ग्रंथ बाबू गुलाब राय का है, जो 1946 में प्रकाशित हुआ था। उसमें उन्होंने हिंदी नाटकों की परंपरा पर विचार करते हुए अपने विचार व्यक्त किए हुए हैं। प्रभा पत्रिका खंडवा से निकलती थी। दिवोदास राहुल सांकृत्यायन जी का एक ग्रंथ था, जो 1960 ईस्वी में आया था। साहित्य का आदर्श, यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का निबंध था। पुरजोर उर्दू का एक शब्द है। धार्मिक साहित्य होने मात्र से कोई रचना साहित्यिक कोटि से अलग नहीं की जा सकती। यह भी एक प्रसिद्ध कथन है जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। दरअसल हिंदी साहित्य के इतिहास में कुछ ग्रंथों को आचार्य शुक्ल जी ने इसलिए शामिल नहीं किया था अपने अध्ययन की परिधि में, क्योंकि उनका मानना था कि वह धार्मिक साहित्य है। आचार्य द्विवेदी जी ने उसको
और अधिक विस्तृत करते हुए उनको भी शामिल किया और उन्होंने कहा कि अगर उसमें मानवीयता के, मानवीय समाज के अगर कुछ पहलू हैं तो उनको साहित्यिक कोट में रखा जाना चाहिए। उनका बहिष्करण केवल इसलिए नहीं किया जाना चाहिए कि वह धार्मिक साहित्य है। अगला प्रश्न, युगनद्ध किसका प्रतीक है? युगनद्ध कहते हैं स्त्री पुरुष के आलिंगनबद्ध जोड़े की कल्पना। यह वज्रयान महासुख यानी महासुख जिसको बोलते थे, महासुख का प्रतीक है, उसके रूप में की गई है। आचार्य शुक्ल के इतिहास में इसको पढ़ा जा सकता है। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार गोरखनाथ जी का समय 10वीं सदी है। राहुल जी ने वज्रयानी सिद्धों की एक पुस्तक रत्नाकर जोपम कथा, उसके आधार पर कहा है कि उनका समय 10वीं सदी माना जाना चाहिए। कथन है संत ज्ञानदेव का मुसलमानों से परिचित होना स्वाभाविक था। तर्क दिया जा रहा है क्योंकि उन्होंने अपने पंथ का प्रचार पंजाब और राजपुताने की ओर किया था। इसमें कथन क यानी संत ज्ञानदेव का मुसलमानों से परिचित होना स्वाभाविक था, यह तो बिल्कुल सही है, लेकिन यह इसलिए नहीं सही है क्योंकि उन्होंने अपने पंथ का प्रचार पंजाब और राजपुताने की ओर किया था। संत ज्ञानदेव जी आप लोगों को मालूम होगा महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध संत हुए हैं और यह संभवतः अलाउद्दीन के समय में हुआ करते थे। तो मुसलमानों से इनका जो संपर्क था वह चूंकि मुगल शासन तब तक आ चुका था तो उनसे संपर्क इनका हो गया था, लेकिन इन्होंने अपने पंथ का प्रचार कभी पंजाब और राजपुताने की ओर नहीं किया था। यानी क सही है और ख गलत है और ख का सही विश्लेषण नहीं है, यानी सी। शुक्ल जी ने प्रथम बार हिंदी साहित्य के इतिहास को कविवृत्त संग्रह की पिटारी से बाहर निकाला। पहली बार उसमें श्वासोच्छ्वास का स्पंदन सुनाई पड़ा। यह कथन किसका है? यह कथन भी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। हिंदी साहित्य का आदिकाल वाले ग्रंथ में इन्होंने यह स्वीकार किया है, यह कहा है शुक्ल जी के बारे में। उनका कहना था कि इसके पहले जो भी इतिहास के नाम पर रचनाएं की गई, गासा दत्तासी हो, शिव सिंह सेंगर हो, जॉर्ज ग्रियर्सन हो, तो उन लोगों का एक कविवृत्त संग्रह भर था। कुछ कवि और उनकी रचनाएं ली और उनको एक क्रम से लगा दिया और बात वहीं खत्म। लेकिन शुक्ल जी जब आते हैं तो वह बकायदा अध्ययन करके एक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का सफल प्रयास करते हैं और कविवृत्त संग्रह की जो परंपरा थी उस परंपरा से बाहर उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। इस तरह छायावाद महज संध्या सुंदरी, चांदनी रात या नौका विहार का चित्र नहीं है, वह मूलतः शक्ति काव्य है, पुनर्जागरण चेतना का व्यापक और सूक्ष्म रूप है और अपनी अर्थ प्रक्रिया में मानव व्यक्तित्व को गहरे स्तरों पर समृद्ध करता है। यह कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है, जो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास नामक अपनी ऐतिहासिक पुस्तक में छायावाद के बारे में वह लिखते हैं। काव्य में रहस्य कोई वाद है न ऐसा, जिसे लेकर निराला कोई पंथ ही खड़ा करे। यह पंक्तियां आचार्य शुक्ल की कविता पाखंड प्रतिषेध से उद्धृत है। इसमें परोक्ष रूप से उन्होंने छायावाद, निराला और पंथ पर व्यंग्य किया है। आचार्य शुक्ल को हम एक आलोचक इतिहासकार के बारे में ही अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ कविताएं भी लिखी हैं। एक कहानी भी प्रसिद्ध आप लोगों ने देखा होगा, 11 वर्ष का समय, जो कि प्रथम कहानियों में उनकी मानी जाती है, लेकिन प्रमुख रूप से उनका व्यक्तित्व आलोचक के रूप में ही जाना जाता है। वगैर तरासे हुए, इसका प्रकाशन वर्ष 1968 है। यह सुधा अरोड़ा का कहानी संग्रह है। इसके अलावा उनकी युद्ध विराम, महानगर की मैथिली, काला शुक्रवार आदि रचनाएं प्रसिद्ध हैं। यह उनके चर्चित कहानी संग्रह हैं। कात्यायनी संवाद
सूर्यबाला जी की रचना है। यह 1996 में प्रकाशित उनका कहानी संग्रह है। पटाक्षेप 1978 में आई मालती जोशी जी की रचना है। यह उनका कहानी संग्रह है। शेष कादंबरी सन 2001 में आई हुई अलका सरावगी जी की रचना है। यह उनका एक प्रसिद्ध उपन्यास है जो रूबी दी पात्र के अतीत की कहानी है। यह 2001 में आया था। तत्वमसी जया जादवानी जी की रचना है। यह उनका पहला उपन्यास है, सन 2000 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें मानसी और सिद्धार्थ के माध्यम से लौकिक प्रेम को आध्यात्मिक प्रेम तक पहुंचते हुए दिखाया गया है। जया जादवानी जी का उपन्यास। झूला नट मैत्रेयी पुष्पा जी का उपन्यास है जो 1999 में प्रकाशित हुआ था और इसमें बुंदेलखंड के एक ग्रामीण परिवार की कथा है। फुल पहाड़िया एक बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही पढ़ने में मार्मिक उपन्यास जो कि राकेश कुमार सिंह जी का है। पहाड़िया जनजाति के स्वतंत्रता संघर्ष पर आधारित यह उपन्यास है जो सन 2012 ईस्वी में आया था। इसके अलावा इनके पठार पर कोहरा जो इतिहास में नहीं है जैसे उपन्यास भी प्रसिद्ध उपन्यास रहे हैं। महाभोज शैलेश मटियानी जी का एक कहानी संग्रह है। 1975 में प्रकाशित हुआ था। बाद में इसी नाम से 4 साल बाद यानी 1989 में मन्नू भंडारी जी का एक राजनीतिक उपन्यास भी आया था जो आप लोगों को मालूम होगा और अपेक्षाकृत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ था। लेकिन उसके पहले शैलेश मटियानी जी भी एक कहानी संग्रह महाभोज नाम से लिख चुके थे। नमो अंधकारा दूधनाथ सिंह जी का कहानी संग्रह है। यह 1998 में आया कहानी संग्रह है और दूधनाथ जी अकहानी आंदोलन के पक्षधर रहे हैं, तो इसकी कहानियां भी अकहानी आंदोलन से प्रेरित कहानियां हैं। याद हो कि न याद हो, यह 1992 में प्रकाशित हुआ काशीनाथ सिंह जी का संस्मरण है जिसमें उन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी, त्रिलोचन, नामवर सिंह, राजेंद्र यादव, धूमिल, कमलेश्वर, रविंद्र कालिया और विजय मोहन जैसे पुरोधा साहित्यकारों के बारे में अपने संस्मरण व्यक्त किए हैं। कितना अकेला आकाश यह यात्रा वृत्तांत की एक विधा है। नरेश मेहता जी ने इसको 2003 में प्रकाशित किया था। वह अगस्त 1989 में युगोस्लाविया से दुबई तक की यात्रा की थी। 15 दिन का उनका सफर था जिसके बारे में उन्होंने इस रचना में अपने अनुभव व्यक्त किए हैं। स्मृति के झरोखे से भारत भूषण अग्रवाल जी पर आधारित यह एक जीवनी है, संस्मरणात्मक जीवनी है और 1999 में उनकी पत्नी बिंदु अग्रवाल जी द्वारा यह प्रकाशित किया गया था। कबीर के माध्यम से जाति धर्म निरपेक्ष मानव की प्रतिष्ठा का श्रेय तो द्विवेदी जी को ही है। यह कथन नामवर सिंह जी का है। कबीर से जितने संबद्ध हैं द्विवेदी जी से भी उतने ही संबद्ध हैं डॉक्टर नामवर सिंह। नामवर सिंह आप लोगों को मालूम होगा आचार्य द्विवेदी जी के परम प्रिय शिष्य रहे थे। तो ऐसे में थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करनी चाहिए कि कबीर से कुछ चीज संबद्ध है तो द्विवेदी जी से संबद्ध है तो वह डॉक्टर नामवर सिंह। हमेशा तो नहीं लेकिन कई बार यह फिट बैठ जाता है। दूसरी परंपरा की खोज उन्होंने लिखी थी डॉक्टर नामवर सिंह जी ने, जिसमें द्विवेदी जी के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनके साहित्यिक अवदान और आलोचना के बारे में वह किताब है। अच्छी किताब है, दिलचस्प किताब है, जरूर पढ़नी चाहिए आप लोगों को। उसमें उन्होंने यह लाइन लिखी थी। धरती धन्ना अपना के पात्र काली की समानता गोदान के होरी से की जा सकती है। धरती धन्ना अपना में काली की लगभग जो स्थिति होती है, अंततः आते आते उसकी दुर्दशा गोदान के होरी की जो दुर्दशा होती है उससे उसका मिलान किया जा सकता है।
इसका उत्तर होगा डी। कथन है, बदलते सांस्कृतिक परिवेश के कारण ही नई कहानी में संप्रेषणीयता का सवाल उठा। तर्क है, संप्रेषणीयता की कठिनाई केवल भाषा या साहित्यिक माध्यम की कठिनाई नहीं है, बल्कि किसी गहरे सांस्कृतिक संकट का लक्षण है। यह क और ख दोनों ही सही है। कहानी नई कहानी में डॉक्टर नामवर सिंह जी बहुत गहराई से विचार करते हैं उस पर। वह कहते हैं कि कहानी तो किसी समय सुनी सुनाई जाने वाली चीजें थी, बाद में लिखी लिखाई जाने वाली चीज बनने लगी और अब तो समझने समझाने की चीज बनती जा रही है। कहानी तो वह है जो सुनते ही समझ में आ जाए, लेकिन ऐसा क्या हो रहा है कि हमको संप्रेषणीयता के सवाल पर हमको विचार करना पड़ रहा है। उस संदर्भ में वो अपनी बात कहते हैं, संप्रेषणीयता की कठिनाई केवल भाषा और उसके शिल्प और साहित्यिक माध्यम की कठिनाई नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र में एक गहरे सांस्कृतिक संकट का लक्षण है। इसलिए संप्रेषणीयता का सवाल नई कहानी में उठना वाजिब है। अगला प्रश्न है, कल्हड़ की राजतरंगिणी पर आधारित रचना है विशाख। करुणालय 1913 में हरिश्चंद्र और विश्वामित्र के पौराणिक आधार पर लिखी गई रचना है। राज्यश्री वर्धन नरेश की राजकुमारी राज्यश्री पर आधारित है, जो कि 1914 में आई थी। अजातशत्रु, मगध, कौशल, कौशाम्बी, इन तीनों पर आधारित रचना है। इसलिए कल्हड़ की राजतरंगिणी पर आधारित रचना है विशाख। आहत वृंदावन लाल वर्मा जी की रचना है। यह 1960 में आया उनका उपन्यास है और इसमें बाल स्वभाव का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया गया है। घर के कलह का प्रभाव कैसे बालकों पर पड़ता है, कैसे उनका जीवन प्रभावित होता है, और इसमें दहेज प्रथा भी साथ में, दहेज प्रथा का भी चित्रण सम्मिलित है। कहानी शिल्प के भी मालिक वही हैं जो उसके गुलाम हैं। यह कथन नामवर सिंह जी का ही है। कहानी नई कहानी नामक अपनी कृति में नामवर जी यह कथन कहते हैं। इससे उनका आशा है कि अच्छा कहानीकार वही हो सकता है जो कहानीपन के अनुशासन में चलता है, और प्रेमचंद और चेखव का उदाहरण देते हुए वह यह कथन कहते हैं। यह किताब भी आप लोगों को जरूर पढ़नी चाहिए, कहानी नई कहानी। चीफ की दावत कहानी में मां प्राचीनता के प्रतीक है, इसलिए पुत्र द्वारा मां का पूरा सम्मान किया जाता है। इसमें क सही है। कहानी नई कहानी में ही नामवर जी मां को संपूर्ण प्राचीनता का प्रतीक मानते हैं, लेकिन उसके चलते जो तर्क दिया गया है वह बिल्कुल गलत है कि पुत्र द्वारा मां का सम्मान किया जाता है। दरअसल में पुत्र सम्मान नहीं करता, बल्कि वह लज्जित होता है। मिस्टर सामनाथ के यहाँ कुछ मेहमान आते हैं उनके दफ्तर से, और वह लज्जित होते हैं कि अन्य सामानों की तरह वह अपनी माँ को कहाँ छिपाएं। सामान तो फिर भी छिपा दिए जाते हैं, कहीं किसी बेड के नीचे, कहीं पर्दे के पीछे, लेकिन माँ को तो वैसे भी छिपाया जाना संभव नहीं होता है। तो वह लज्जा अनुभव करते हैं, और इस तरीके से पहला कथन तो सही है, लेकिन उसका तर्क गलत है। यानी का सही, ख गलत, सी। मोहन राकेश स्वीकार करते हैं कि उनकी पीढ़ी ने अपेक्षाकृत ठहरे हुए यथार्थ को अपनी रचनाओं में अधिक स्थान दिया है। यहाँ ठहरे हुए से आशय है कि वैयक्तिक एवं पारिवारिक कथा वस्तु में ही सिमट जाना। मोहन राकेश को अपने समकालीन पीढ़ी से यह शिकायत थी कि ज्यादातर कहानियां हम लोग केंद्रित होकर बस हमारा जीवन, हमारा परिवार, हमारे जीवन में होने वाले उथल पुथल, वैयक्तिकता और हमारे जीवन की एक रस्ता पर आधारित कहानियां हैं। उसमें भी काम कुंठा भी सम्मिलित होती है। तो ठहरे हुए यथार्थ से उनका तात्पर्य था कि हम एक व्यक्तिगत एवं पारिवारिक परिवेश में ही सिमट गए हैं। इसका उत्तर होगा ए। आकाशचारी उपेंद्रनाथ अस्क की रचना है, यह 1966 में प्रकाशित हुआ उनका कहानी संग्रह है।
कला की विषय वस्तु न वेदांतियों का ब्रह्म है, न हेगेल का निरपेक्ष विचार। मनुष्य का इंद्रिय बोध, उसके भाव, उसके विचार, उसका सौंदर्य बोध कला की विषय वस्तु है। यह कथन रामविलास शर्मा जी का है। आस्था और सौंदर्य नामक अपनी पुस्तक में वह इसके बारे में लिखते हैं। अंधेरे आंगन वाला मकान विष्णु प्रभाकर जी की रचना है। यह एक ऐसी कहानी है जिसके सभी सदस्य, एक परिवार ऐसा है जिसके सभी सदस्य विदेशों में उच्च पदों पर प्रतिष्ठित हैं। घर में जो संपत्ति है उसको भोगने तक वाला कोई नहीं है। एक वृद्ध और वृद्धा है घर में। विष्णु प्रभाकर जी लिखते हैं कि वह आंगन अंधेरे की तरह काटने को दौड़ता है और इसलिए मैं वहां से भाग आया। तो यह हमारे वर्तमान में जिस तरीके की परिस्थितियां पनप रही हैं, वैश्वीकरण में हम जिस तरह घुस चुके हैं, इसका प्रतीक बहुत पहले ही विष्णु प्रभाकर जी ने अपनी कहानी में दे दिया था। सहृदय समीक्षक जहां अपने संस्कार और प्रातिभ ज्ञान के बल पर अनायास ही काव्य के मोती निकाल लाता था, वहां नया समीक्षक इलियट के शब्दों में नींबू और उसकी छूंछ को निचोड़ रहा है। यह कथन डॉक्टर नगेंद्र का है नई समीक्षा के संदर्भ में। इतिहास मनुष्य का अपनी परंपरा में आत्मविश्लेषण है। यह कथन दिव्या की भूमिका में यशपाल जी ने लिखे थे। बीइंग एंड टाइम रचना हाइडेगर की है। यह रचना यानी अस्तित्व और काल अस्तित्ववादी दर्शन के प्रमुख मार्टिन हाइडेगर की है, जिसमें उन्होंने जीवन के दो रूपों का वर्णन किया है। पहला है कि स्वतः जीना और दूसरा है समाज के दबाव में जीना। यही छद्म जीवन है, यही नकली जीवन है, वह मानते हैं, और यही अप्रामाणिक है। कुछ होता है जो हम अपने मन से जीते हैं, कुछ होता है हम सामाजिक रूढ़ियों, सामाजिक नियमों, सामाजिक दबावों के कारण जीते हैं, और इसके कारण मनुष्य वह नहीं रह जाता है जो वह असलियत में होता है या जो होना चाहता है, और इसी को वह अजनबियत मानते हैं। बीइंग एंड टाइम हाइडेगर। आशा करता हूँ आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सही हुए होंगे। हम जल्द ही मिलेंगे अगले प्रश्न पत्र के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते लिखते रहिए। धन्यवाद।